अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इंटेंचर्ड लेबर्स के बारे में कि वो किस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में चले गए और वहाँ पे उनके साथ क्या सलूक किया गया था जो कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स होते थे। तो यहाँ पे एक सवाल है कि इंडियन सिटीजन्स का वर्ल्ड इकॉनमी में सिर्फ इतना ही काम था कि वो एज लेबर की तरह चले गए? नहीं, इनका भी कहीं न कहीं हम देखते हैं कि वर्ल्ड इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा। अब हम इस टॉपिक में उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड जो एंटरप्रेन्योर्स थे, तो ये कौन थे? हमारे यहाँ बिजनेसमैन कौन थे जिन लोगों ने पैसा लगाया था, जिन्होंने हमारी इकॉनमी को ग्रो करने में मदद की थी, और साथ ही साथ में हम देखते हैं उन्होंने वर्ल्ड इकॉनमी को ग्रो करने में भी मदद किया था। तो वो है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे हम पहले एंटरप्रेन्योर्स की जो डेफिनेशन है वही लिखेंगे, वही बयान करेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते थे या कौन होते हैं। आज भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंटरप्रेन्योर्स। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल होता है, एक आदमी होता है who creates a new business, who creates a new। तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स ए न्यू बिजनेस। ये वो इंडिविजुअल होता है जो कि एक नए बिजनेस की स्टार्ट करता है। तो उसमें वो क्या करता है, बेयरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क, जो कि वो रिस्क भी लेता है और बाद में एंजॉय भी करता है। गोया कि जब एक नया बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें उसको पहले हम देखते हैं कि उसको चांसेस होता है 50-50। अगर बिजनेस अप हुई तो ठीक है, बाद में वो एंजॉय करता है। तो अगर बिजनेस फ्लॉप हुई तो वो वहाँ पे इसके लिए रिस्क होते हैं, कहीं ये बिजनेस फ्लॉप ना हो जाएगा। तो इससे हम दूसरे डेफिनेशन दूसरी तरह से भी बयान कर सकते हैं, ए पर्सन हु सेट अप ए बिजनेस और बिजनेस इज टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क्स। ये वो शख्स होता है, एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जो सेटअप बिजनेस को स्टार्ट करता है, फाइनेंशियल रिस्क्स लेता है। किस चीज़ के लिए वो रिस्क लेता है? इन द होप ऑफ प्रॉफिट, ताकि वो प्रॉफिट कमाएगा। उसको यही उम्मीद होता है मैं यहाँ पे कुछ पैसे कमाऊंगा। तो बाद में हम देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये हमें देखने को मिलता है, ये एक इनोवेटर होता है। ये एक सोर्स होता है, किस चीज़ का सोर्स होता है? जो कि हमें न्यू आइडियाज़ देते हैं, गुड्स देते हैं, सर्विसेज भी देते हैं और बिजनेस भी चलाता है। तो इनको हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखना है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड के, इंडियन के जो एंटरप्रेन्योर्स थे, इंडिया में कौन कौन से उस समय एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था जब यहाँ पे अंग्रेज रूल करते थे हिंदुस्तान पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने इंडियन की इकॉनमी को ग्रो करने में भी मदद की थी, इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड की जो इकॉनमी थी उसको ग्रो करने में भी मदद किया था। तो अब ये एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन बैंकर्स उस समय थे। इंडियन बैंकर्स, तो इसका अगर हम देखेंगे इंडियन बैंकर्स, आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, जो यहाँ पे लार्ज प्लांटेशन ओनर्स होते थे, जो लार्ज स्केल में काम करवाते थे, तो उनको उस चीज़ के लिए, उस बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए बैंक से पैसे लेने पड़ते थे। तो बैंक से वो पैसे हासिल
करते थे, या वो मार्केट से उनको पैसा मिल जाता था, मार्केट से भी वो पैसा लेते थे या बैंक से भी वो पैसा लेते थे। और कभी कभार हम देखते हैं कि उन्होंने यूरोपियन एजेंसीज जो थे वो उन्होंने इनसे भी पैसे लिए थे, या यूरोपियन एजेंसीज जो होते थे उन्होंने इनको पैसे दिए थे। क्यों? गोया कि किनको उन्होंने पैसे दिए थे? जो यहाँ पे प्लांटेशन ओनर्स होते थे। तो जो बिजनेसमैन होते थे वो लोग किन से पैसे लेते थे? तो वो लोग या तो बैंक से पैसे लेते थे या मनी लैंडर्स जो होते थे उनसे पैसे लेते थे। तो जिस तरह आपने शायद पढ़ा होगा कि जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में होते हैं, जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो पीजेंट्स होते थे तो उनको कहाँ से पैसा मिलता था? उनका तो इतने बड़े नेटवर्क नहीं होता था, उनको इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता था। जो वेवर्स होते थे, जो कि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो उनको पैसा कहाँ से मिलता था? जो वेवर्स होते थे या जो प्लांटर्स होते थे, उनको ये पैसा यही लोग देते थे जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे। या कभी कभार हम देखते हैं जो इंडियन बैंकर्स होते थे या जो मनी लैंडर्स होते थे या यूरोपियन एजेंसीज होते थे, वो लोग इनको पैसे देते थे। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो स्मॉल पीजेंट्स होते थे, लोकल पीजेंट्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, वर्कर्स होते थे, इन्हें पैसे ये लोग देते थे। इस तरह अगर हम देखेंगे तो जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड जो थे या इंडियन बैंकर्स थे, तो वो डोमेस्टिक लेवल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ अपने ही कंट्री में बिजनेस चलाते थे, नहीं। मैंने टॉपिक के हेडिंग में ही लिखा था इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। गोया कि वो आउटसाइड भी बिजनेस कैरी करते थे, दूसरे देशों में भी वो बिजनेस कैरी करते थे। वर्ल्ड का जो मार्केट था, अदर कंट्रीज में जो मार्केट्स होते थे, वो वहाँ पे भी ट्रेड कैरी करते थे, कैरी आउट देयर बिजनेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जो इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स थे उस समय के, उसका नाम लिखूंगा शिकारीपुरी शराफ्स एंड नटुकाटा चेट्टियार्स। शिकारीपुरी शराफ्स एंड, तो जो शिकारीपुरी शराफ्स थे या चेट्टियार्स थे, नटू कटोरी चेट्टियार्स जो थे, तो ये लोग कौन थे? तो ये लोग बिजनेस मैन थे, बैंकर्स थे, ट्रेडर्स का एक ग्रुप है। ये लोग पैसे लगाते थे, बिजनेस को ये लोग फाइनेंस करते थे, ट्रेड को ये लोग फाइनेंस करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग ट्रेड को फाइनेंस करते थे। मान लो अगर मैं ट्रेडर हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे पैसे की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम आज देखते हैं जो एप्पल ट्रेडर्स हैं, वालनट ट्रेडर्स हैं, इनको वो लोग भी जो है बाकी लोगों से या बैंक से पैसे लेते थे या मनी लैंडर से पैसे लेते थे। तो यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगा कि हिस्ट्री रिमेन्स द सेम। ये जो हम इंडियन ट्रेड या एंटरप्रेन्योर्स पढ़ते हैं, तो एंशंट में भी ये सिस्टम था, मॉडर्न टाइम्स में भी या मिडिवल टाइम्स में भी ये ट्रेड होता था, और आज मॉडर्न टाइम्स में भी। अब सिर्फ फर्क यहाँ पे इतना ही है कि एंशंट और मिडिवल में हाईटेक नहीं था, जिस तरह उस समय शेयर्स वगैरह नहीं थे, तो आज शेयर्स हैं, आज हाईटेक जो हैं। तो लेकिन ये लोग जो थे ये भी ट्रेड को फाइनेंस करते थे। जो ये ग्रुप था, ये लोग ट्रेड को फाइनेंस करते थे। इसके बदले में ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे। सपोज उन्होंने किसी ट्रेडर को या किसी प्लांटेशन ओनर को पैसे दिए थे 10,000, तो बाद में जब ये पैसे वापस लेते थे तो उससे ये मांगते हैं एक्स्ट्रा पैसे 12,000 या 13,000 या कभी कभार 15,000। ऐसे ही ये लोग इंटरेस्ट पे पैसे देते थे। तो जो शिकारीपुरी शराफ्स एंड नटू कटोरी चेट्टियार्स जो थे, these are the groups of bankers and traders who financed to export agriculture। ये लोग भी
तो शिकारीपुरी एंड शरब चैटरियाल जो थे ये एक्चुअली बैंकर्स एंड ट्रेडर्स थे जो क्या करते थे, जो फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर। गोया कि जो एग्रीकल्चर गुड्स होते थे, जो एग्रीकल्चर सिस्टम यहाँ पे था, ये लोग उसको फाइनेंस कहते थे, उनको पैसे देते थे। बाद में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे वो प्रोडक्ट्स ये लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हु वायर शिकारीपुरी एंड नटुकाटा चैटरियाल, तो वहाँ पे आप लिखना है एक्चुअली दे वर द बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हु एक्सपोर्ट हु फाइनेंस टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, सो दे हैड ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी। उनके पास एक सिस्टम होता है तो जिसके ज़रिए से ये लोग मनी को ट्रांसफ़र करते हैं। कि आज अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो उस समय ऑनलाइन सिस्टम, ये नेट सिस्टम वगैरह नहीं था जिस तरह आज हाई टेक है, लेकिन उनके पास भी उस समय एक तरीका था। तो 7th में आपने पढ़ा होगा हुंडी, तो वो एक जिस तरह हम आज देखते हैं कि जब पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, ड्राफ्ट जिस तरह हम आज देखते हैं, वो उसी तरह वो गोया कि उनके पास यही सिस्टम था। उनके पास भी एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता था जिसकी वजह से वो लोग पैसे ट्रांसफ़र करते थे। तो ये लोग भी बिजनेस पर पैसे लगाते थे और बाद में एंजॉय करते थे या बाद में एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे और प्रॉफिट कमाते थे। सो दे हैड ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफ़र मनी। वह कि इनके पास भी ये सिस्टम होता था। ये लोग कमीशन पे काम करते थे। तो उनका काम क्या होता है, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करवाते थे। तो उनका नेटवर्क होता था। तो बाद में ये कुछ पैसे भी प्रॉफिट भी अर्न करते थे। जो उस समय ये लोग ट्रांसफ़र पैसे करते थे वो हुंडी है, HUNDI। ये इनका एक सिस्टम था जिसके जरिए से ये लोग पैसे ट्रांसफर करते थे। तो उस समय हमें देखने को मिलता है वहां पे फिजिकल मूवमेंट नहीं होती है पैसों की, कि एक आदमी आया तो अब उसको पैसे ट्रांसफर करने हैं दूसरे जगह पे, बाद में वो उसके जेब में पैसे रखेंगे तो कहेंगे उसको जाओ ये पैसे वहां पे ले जाओ। नहीं, वो सिस्टम उस समय भी नहीं होता था। जिस तरह आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसी तरह वहां पे उस समय देखते हैं एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स में हुंडी सिस्टम था, जो कि आपने 7th में भी पढ़ा होगा। तो उस सिस्टम उस समय में टेलीफोन वगैरह या मोबाइल नहीं होते थे, उसके बावजूद भी उनका एक नेटवर्क बहुत अच्छा होता था जिसके जरिए से ये लोग पैसे को ट्रांसफ़र करते थे, ये लोग ट्रेड को चलाते थे विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी। तो ये पूरा सिस्टम था जो ट्रेड को फाइनेंस करवाने में मदद करता था, कि जो बैंकर्स की तरफ काम करते थे। यहाँ तक मुझे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे, अब ये अब्रॉड हैं, विदेशों में उन्होंने अपना बिजनेस कैरी आउट किया था, उन्होंने अदर कंट्रीज में अपना बिजनेस कैरी किया था। वो हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने अब अलग अलग मुख्तलिफ कंट्रीज में अपना बिजनेस कैरी किया था। तो वो हम इस चीज़ के ज़रिए से समझेंगे कि जो इंडियन ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स थे, दे आल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इन अफ्रीका। कि जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स आए थे, जो हिंदुस्तान में आए थे, बहुत सारे कॉलोनियल पावर्स, इसमें हम देखते हैं पुर्तगीज भी यहाँ पे आए थे, फ्रेंच भी आए थे, ब्रिटिशर्स भी आए थे। अब जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने इनको फॉलो किया, गोया कि ये लोग अब इनके पीछे पीछे चले गए। जहाँ ये लोग कॉलोनीज बनाते थे वहाँ हिंदुस्तान के जो एंटरप्रेन्योर्स थे तो वो लोग वहाँ पे अपनी बिजनेस कैरी करते थे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स थे, दे आल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स। अब इन्होंने फॉलो किया था किनको, जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे। तो यहाँ पे उस समय अब देखते हैं कि यूरोपियन कॉलोनर्स जो इंडिया में आए थे उस समय पुर्तगीज आए थे। जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे उस समय पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे या ब्रिटिशर्स आए थे, या सब कॉन्टिनेंट की बात करें यहाँ पे डच भी आते थे, पीपल ऑफ होलैंड इनको हम डच बोलते थे। अब इन लोगों जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे आए थे, इन लोगों ने अफ्रीका में भी कॉलोनीज बनाई थी। जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने अब अफ्रीका में कॉलोनीज बनाए थे। गोया कि जब ये इंडिया में आए तो उनकी पहचान यहाँ के जो मनी लैंडर्स थे, इंडियन ट्रेडर्स थे, उनके साथ हो गई।
जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे उनकी पहचान जो हुई अब हिंदुस्तान की में यहाँ पे इंडिया में आए, तो उनकी पहचान यहाँ के जो ट्रेडर्स मनी लैंडर्स वगैरह थे उनके साथ उनकी पहचान हो गई। अब जो इंडियन ट्रेडर्स थे या मनी लैंडर्स थे उन्होंने क्या सोचा, अब उन्होंने भी ये सोचा कि जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स है उन्होंने अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बनाई, तो क्यों ना हम अपने ट्रेड को अफ्रीका तक ले जाएंगे। ये किन्होंने बताया, ये किन्होंने सोचा कि जो इंडियन ट्रेड या एंटरप्रेन्योर्स थे, ट्रेडर्स थे, मनी लैंडर्स थे, उन्होंने कहा कि बरतानिया यहाँ पे आए या जो कॉलोनियल पावर्स यहाँ पे हैं, पुर्तगीज हैं, फ्रेंच हैं, ब्रिटिशर्स हैं, इन कॉलोनियल पावर्स के या इन कॉलोनाइजर्स को अपनी जो इनकी जो कॉलोनीज हैं वो अफ्रीका में भी हैं, तो क्यों ना हम वहाँ पे भी अपना ट्रेड कैरी आउट करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जो इंडियन ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स थे दे आल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, अभी इनके पीछे पीछे चल रहे थे, अपना ट्रेड आगे ले जा रहे थे कॉलोनीज में। कि जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे ये लोग अब इनको भी कभी कभी पैसे देते थे। जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे ये लोग फाइनेंस करते थे ट्रेड को, जो कि ये अफ्रीका में ये लोग कैरी आउट करते थे। जो एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे थे इनको भी वहाँ पे ये लोग पैसे देते थे। अब जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने अपनी जान पहचान अपना ट्रेड कैरी आउट किया था कहाँ पे, अफ्रीका में। तो वहाँ के जो प्लांटर्स थे, प्लांटेशन ओनर्स थे, माइन इंडस्ट्रियल या माइन ओनर्स थे, उनको उन्होंने अब पैसे देना स्टार्ट किए थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस समय कौन वहाँ पे चला गया, कि ट्रेडर्स कौन थे उस समय में। तो वहाँ हम देखते हैं हैदराबादी हैं, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे। ये लोग क्या करते थे, अफ्रीका ये लोग जब चले गए। अब ये ट्रेडर्स कौन थे जो अफ्रीका में ट्रेड करते थे, अपने बिजनेस कैरी करते थे, चलाते थे। ये एक्चुअली हैदराबादी थे, सिंधी ट्रेडर्स थे जो कि अफ्रीका में चले गए थे। ये लोग वहाँ पे क्या करते थे, ये इसी तरह से ट्रेड को फाइनेंस करते थे, दूसरे कंट्रीज में तक पैसा पहुँचाते थे, वहाँ पे ट्रेड को ऑपरेट करते थे। ऑपरेट ट्रेड वहाँ तो ये ट्रेड ऑपरेट करवाने में मदद करते थे। या वहाँ जो स्मॉल पीजेंट्स होते थे, वेवर्स होते थे, उनको भी ये लोग अब पैसे वहाँ पे देते थे, बाद में इनसे कमीशन लेते थे, अपने पैसे भी लेते थे और उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेते थे। अब ये ट्रेड कैरी करते थे, ट्रेड थ्रू बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। अब सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं करते थे, अफ्रीका में ही नहीं। अब जब उन्होंने वहाँ पे फाइनेंस किया था, वहाँ पे ट्रेड को फाइनेंस किया था, वहाँ के एग्रीकल्चर को फाइनेंस किया था, वहाँ वेवर्स को पैसे दिए थे, तब जाके हम देखते हैं कि अब उन्होंने ट्रेड किया था, ट्रेड थ्रू बिजी पोर्ट्स के जरिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेड करते थे, लेकिन ये ट्रेड जो अब है ये वर्ल्ड वाइड हुआ था उनका, वर्ल्ड वाइड। जिस तरह हमने देखे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जीडी बिरला था या पी ठाकुर दास, तो इसी तरह ये एंटरप्रेन्योर्स भी थे उस समय में। तो ये लोग क्या करते थे, दे वर सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड, सेलिंग लोकल एंड imported curious। गोया कि जो लोकल और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते थे ये लोग उस समय उसकी सेलिंग करते थे। तो अब ये ट्रेड करते थे, तो ठीक है, इन चीज़ों को ये ट्रेड करते थे। तो गोया कि जो यूरोपियन मार्केट में भी ये इन चीज़ों को ट्रेड करते थे, उनको वहाँ पे बेचते थे। तो हैदराबादी या सिंधी जो ट्रेडर्स थे, तो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया जो अब्रॉड थे। गोया कि जो हैदराबादी या सिंधी ट्रेडर्स थे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा
कि हमने पढ़ा 19th सेंचुरी में जो कॉलोनिज्म भी बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं इसके अगर देखते हैं डार्क साइड में हमने पढ़ा रेंडर पेस्ट आया, वहाँ पे जो इंटेंचर्ड लेबर थे उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन जो पॉजिटिव डायमेंशन जब हम देखते हैं कि ट्रेडर्स अपने ट्रेड को कैरी करते थे अदर कंट्रीज में, ये इसका पॉजिटिव डायमेंशन था कॉलोनिज्म का कि जो अब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे ये अब दूसरे देशों में अपने बिजनेस को कैरी आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ कॉलोनाइजर्स व्हेन दे फॉलोड द कॉलोनाइजर्स। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक जो अभी हम पढ़ रहे थे ये इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। तो इसके बाद जो टॉपिक है तो वो क्या, इसके बाद जो टॉपिक है आपका वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना।